मैं डॉक्टर मुरारलाल दायमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय फागी। आज हम गांधी युग के प्रमुख नेताओं और गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पर बात करेंगे। हमने पिछले व्याख्यानों में गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 उनके बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की बात की। अब हम ये बताएंगे कि 1920 से 1947 के काल में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय नेता कौन थे, जिनमें हम प्रमुख लेते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और CR राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य हैं। इसको काल में गांधीवादी युग कहा जाता है। क्योंकि भारत के समस्त स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेता के रूप में महात्मा गांधी का नाम लिया जा सकता है। गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, इस पर अपन बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। 1919 में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला गांधी जी ने, और उसके बाद वे जीवन पर्यंत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा बने रहे। इसीलिए 1919 से 1947 के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन एक एक करके 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया और भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया, और भारतीय जनता के द्वारा उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनके योगदान को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया गांधी जी ने, कि भारतीय राजनीति में गांधी जी के आगमन से पूर्व उदारवादियों के द्वारा प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों की नीति और मार्ग अपनाते हुए भारतीय जनता के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता रहा। इसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके समय तक भी राजनीतिक सिर्फ बुद्धिजीवी यानी कि मध्यम वर्ग तक ही सीमित रही। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार जन आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। अंग्रेजी लेखक कोपलैंड ने यह स्वीकारा है कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन बना दिया। दूसरा योगदान, आंदोलन को एक नया रूप प्रदान करना, कि 1919 के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की 2 प्रमुख जो धाराएं थी, अभी अपन ने बताया, उदारवाद और उग्रवाद, लेकिन गांधी जी ने इन दोनों के मार्गों को अपूर्ण समझा और आदर्शों एवं परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अहिंसात्मक क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्व के महानतम साम्राज्यवादी राज्य के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन किया गया और उसके बल पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई। महात्मा गांधी का यह कार्य विश्व इतिहास के लिए एक नई और अद्भुत चीज है। तीसरा है, नवीन कार्यक्रमों का प्रतिपादन, कि महात्मा गांधी द्वारा अपने असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलनों के अंतर्गत उनके द्वारा इस बात का प्रतिपादन किया गया कि भारतीय जनता के द्वारा अपने आप को ब्रिटिश शासन की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, नौकरियां हैं, अदालतें हैं, उनके उत्सव हैं, सरकारी उत्सव हैं या दरबारों से अलग कर दिया जाना चाहिए, और विदेशी माल का बहिष्कार किया जाना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दिए जाना भी इसमें सम्मिलित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने भारतीय जनता से कहा कि यदि जनता ब्रिटिश शासन को सहयोग देना बंद कर दे
तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र हो जाएगा। चौथे जो उनका योगदान है, रचनात्मक कार्यक्रमों का उन्होंने प्रतिपादन किया कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक नवीन और सभी दिशाओं में उत्थानकारी भारत का अभ्युदय वो चाहते थे। उन्होंने भारतीय जनता की गिरी हुई जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उसे उन्नत करने का भी प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, जैसे नारियों का उत्थान, गृह उद्योगों का प्रचार, नए चरखे चलाना और मद्य निषेध आदि। गांधी जी ने अपने इन रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर एक सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। पांचवां योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन की बाधाएं, विशेष रूप से सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता का वो अंत करना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की जो सबसे बड़ी दो बाधाएं थी, सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता के अंत का कार्य किया गया। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिंदू समाज का कलंक मानते थे और इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे कि दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों से पृथक रखते हुए उन्हें हीन समझा जाए। गांधी जी सांप्रदायिकता को भी भारतीय जीवन का एक विष मानते थे और उनके द्वारा सदैव ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के प्रयत्नों में ही 30 जनवरी 1948 को उनके द्वारा अपने जीवन की आहुति दे दी गई। छठा योगदान उनका है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति को महात्मा गांधी की स्थायी और सबसे महत्वपूर्ण देन राजनीति का आध्यात्मिकरण है। गांधी जी वास्तव में एक आध्यात्मिक संत थे, जिनके द्वारा तत्कालीन भारतीय जीवन की विशेष परिस्थितियों के कारण राजनीति में प्रवेश कर राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। राजनीति के संबंध में वे कहते थे कि जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, वह यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती है। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। हमने पिछले फर्स्ट ईयर में आप लोगों को गांधी की विचारधारा पढ़ाई, तो इसमें इन चीज़ों का हमने बड़े डिटेल से व्याख्या की थी। तो वास्तव में गांधी एक महामानव थे और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत कुछ सीमा तक गांधी जी के कार्यों का लेखा जोखा है। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु पर डॉक्टर स्टेनले ने लिखा था कि हत्यारे ने गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि वह विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। ये स्टेनले का जो है वो आज बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में गांधी का उपयोग हम साबित कर चुके हैं। अब बात आती है भारतीय स्वतंत्रता और भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्वों की, कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस पृष्ठभूमि के द्वारा हम कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके कुछ पॉइंट्स अपन यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पहला है ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार, कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, उनमें मजदूर दल को बहुमत प्राप्त हुआ। चर्चिल के स्थान पर मजदूर दल के जो नेता मिस्टर एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय समस्याओं को हल करने का दृढ़ निश्चय किया। दूसरा, भारत में चुनाव और चुनाव परिणाम, कि 1945 में भारत में भी चुनाव हुए और चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कांग्रेस को निर्वाचन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। उसमें लगभग सभी सामान्य और मुस्लिम स्थानों पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बंगाल, पंजाब, सिंध के मुस्लिम बहुल जो प्रांत थे, वहाँ जनता का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिला, बल्कि मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के मुसलमान भी तेजी से लीग की ओर जुड़ते जा रहे थे।
तीसरा जो सहायक तत्व है वो सेना में विद्रोह कि भारतीय सेना में ब्रिटिश शासन से असंतोष बढ़ता जा रहा था और इस असंतोष का विस्फोट 18 फरवरी 1946 को बम्बई में हुआ, जबकि जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह अन्य बंदरगाहों में स्थित नौसेना में भी फैल गया और बम्बई के 3 लाख मजदूरों ने इन नौ सैनिकों की इसके प्रति सहानुभूति में हड़ताल कर दी, लेकिन थोड़े समय बाद कांग्रेस और लीग के नेताओं ने हस्तक्षेप करके स्थिति को संभाला और उसको शांत किया। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करा दिया कि अब भारत को और अधिक समय तक परतंत्र नहीं रखा जा सकता। चौथा स्वतंत्रता में जो सहायक तत्व है वो है कैबिनेट मिशन योजना कि ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफिड क्रिप्स और सर A.B. अलेक्जेंडर का 3 सदस्यीय कमीशन भारत भेजा। मिशन द्वारा भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समझौता कराने का फैसला किया गया, लेकिन जब इस प्रयास में वो सफलता उन्हें नहीं मिली तो 15 मई को कैबिनेट मिशन की ओर से अपनी योजना पेश की गई। कैबिनेट मिशन योजना को भारत के विभिन्न राजनीतिकों दल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। योजना के अनुसार भारत के नवीन संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान सभा के सदस्यों का प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार यानी कि संविधान सभा चुनाव की उन्होंने बात की और वो जो प्रांतीय जो विधानमंडल है वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। 5वां है अंतरिम सरकार का निर्माण कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अक्टूबर 1946 में लीग अंतरिम सरकार में शामिल तो हुई, किंतु लीग का मकसद दूसरा था कि वो शासन को दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं हुई, बल्कि वो सरकार में प्रवेश कर सरकार को असफल करने का प्रयत्न करने के लिए इसमें सम्मिलित हुई। और अंतिम जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व था वो माउंटबेटन योजना कि शीघ्र ही अतिशीघ्र सत्ता स्थानांतरण करने हेतु लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उन्होंने 23 मार्च 1947 को अपने पद का कार्यभार संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लेना है, क्योंकि इसी बात पर यानी कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर ही मुस्लिम लीग सहमत होती। माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को अपनी योजना माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई। इस योजना में प्रमुख 2 बातें थी। प्रथम, 1947 में ही भारत को सत्ता का स्थानांतरण कर दिया जाएगा और दूसरी बात थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 राज्यों में भारत का विभाजन होगा। लीग तथा कांग्रेस दोनों के द्वारा ही इस योजना को स्वीकार कर लिया गया और इस तरह से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। धन्यवाद।